जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या एक्सक्रिलेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र कहते किसे हैं, तो आइए समझते हैं कि उत्सर्जन तंत्र हम उसे कह देंगे जो क्या करते हैं हमारे अवांछनीय या कह सकते हैं हानिकारक, अवांछनीय यानी हानिकारक, हानिकारक जो भी पदार्थ होंगे उनका जो क्या करेगा उत्सर्जन करेगा, वो क्या कहलाएगा उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। जिस सिस्टम से करेगा वो उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। और जो यानी जिस अंग के द्वारा होगा वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा उत्सर्जन अंग। आइए समझते हैं कि उत्सर्जन में कौन कौन सी जो होती है कि किसका किसका उत्सर्जन होता है। तो जैसे आप समझ लिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसको समझ लें, और आपका जो उत्सर्जन होगा किसका होगा, तो यूरिया का होगा। और किसका होगा, और समझ सकते हैं जैसे बलगम का होगा, पाचन का होगा। तो ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हैं। अब इनमें हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से अंग होते हैं। पहले समझते हैं उत्सर्जन के प्रकार। तो आइए समझते हैं कि उत्सर्जन के प्रकार कौन कौन से। तो जो पहला होगा वह क्या है, अमोनोटेलिक। क्या है, अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक से कौन सा पदार्थ जो है उत्सर्जन होता है, तो इससे होता है कौन सा, अमोनो, यानी अमोनोटेलिक है तो इससे होगा अमोनिया। इससे क्या होगा, अमोनिया। अमोनिया किससे होगा, अमोनिया किससे होगा, तो अमोनोटेलिक से होगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसमें एग्जाम्पल के में कौन कौन से आ जाएंगे, कौन से आएंगे, तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ। और क्या है, मछली, मछली, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये है क्या, अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक में किसका उत्सर्जन होता है, तो आपको उत्तर हो जाएगा अमोनिया का। और इसके अगर एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा प्रोटोजोआ और मछलियाँ। अब इसमें आइए समझते हैं दूसरा। दूसरा जो आपका है क्या, यूरिकोटेलिक। दूसरा क्या है, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में किसका उत्सर्जन होता है, तो इसमें जो होगा उत्सर्जन किसका होगा, यूरिक अम्ल का। किसका होगा, यूरिक अम्ल का। इसमें का लगा है तो इसलिए यूरिक अम्ल। ठीक, इसके अगला जो आएगा उसमें हम अलग समझेंगे, लेकिन इसमें पहले समझो। इसमें का लगा है, यूरिक का लगा है तो इसमें यूरिक का अम्ल का उत्सर्जन होगा। अब यदि इसके एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो कौन हो जाएगा, जैसे सर्प, सरिसृप, जैसे कह सकते हैं सर्प वगैरह, सर्प वगैरह। और कौन से हैं, पक्षी वगैरह। तो इनमें क्या होगा, यूरिक अम्ल का क्या होगा, उत्सर्जन करते हैं। कौन से, जैसे सर्प हैं, जब पक्षी हैं, ये क्या करेंगे, यूरिक अम्ल का क्या करेंगे, उत्सर्जन कर देंगे। और किस उत्सर्जन की प्रकार कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यूरिकोटेलिक। अब आइए समझते हैं अगला जो है, जो अगला है हमारा तीसरा, वो क्या है, यूरिया, यू नहीं, ये क्या है, इसमें यूरिकोटेलिक है। इसके पहले हमने समझा यूरिकोटेलिक, अब हम समझ रहे हैं यूरियोटेलिक। यूरियो क्या, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक समझ रहे हैं, यूरियोटेलिक समझ रहे हैं। इसके पहले वाला क्या था, तो यूरिकोटेलिक यहाँ पर का था, अब इसमें क्या है, यहाँ पर यह है। ठीक, यहाँ पर क्या है, यह है, यानी यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में यूरिक अम्ल का, और यूरियोटेलिक में किसका, तो यूरिया का। यूरिया का उत्सर्जन होता है, यूरिया का इसमें उत्सर्जन होगा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे आपका हो जाएगा क्या, मनुष्य, मनुष्य। और कौन से हो जाएंगे, मेढक, मेढक। मनुष्य और मेढक किसके एग्जाम्पल हैं, तो यूरियोटेलिक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए इसमें अगला जो देखेंगे वो कौन से हैं, तो अगला जो आपका मिल जाएगा क्या है, चौथा गुआनीन। क्या, गुआनीन, गुआनीन जो होंगे, गुआनिनोटेलिक, गुआनिनोटेलिक। तो इससे कौन से आ जाएंगे, उससे कौन सा 50 उत्सर्जन होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ग्वानीन। क्या हो जाएगा, ग्वानीन, ग्वानीन। ग्वानीन पदार्थ क्या करेगा, उत्सर्जन हो जाएगा। और इसमें एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो जैसे मकड़ी वगैरह हैं, कौन सी, मकड़ी वगैरह हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये आपके हो जाएंगे ग्वानिकोटेलिक के। अब आइए समझते हैं कि कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण जो उत्सर्जी अंग हैं। जो भी महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो वही देखते हैं कौन से अंग हैं जो क्या हैं, उत्सर्जन अंग में जो काम करते हैं। तो अंग के रूप में अगर बात करें तो पहला क्या हो जाएगा, त्वचा। त्वचा ये क्या करता है, पसीना या सीबम का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और अगर आगे आते हैं तो क्या है, वृक्क, वृक्क, वृक्क यानी किडनी, किडनी। किडनी से क्या करता है, यूरिया का क्या करता है, यानी पेशाब को जिस बाहर जो कौन करता है, वृक्क यानी किडनी ही करती है। तो आपका क्या हो जाएगा दूसरा, वृक्क। और तीसरा अगर फेफड़ा की बात करें तो क्या हो जाएगा, फेफड़ा, फेफड़ा में
फेफड़ा क्या करता है, तो जो फेफड़ा करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, वाष्प को करेगा, और जो बलगम यानी खिखार होता है उसको भी क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और जो लीवर होता है वो क्या करेगा, लीवर किसका उत्सर्जन करता है, तो लीवर जो आपका करेगा क्या करेगा, लीवर का आम काम है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम किसका है, तो लीवर का हो जाएगा, लीवर का हो जाएगा। हमने देखा कि लीवर का हो जाएगा। अब आइए आगे समझते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण तत्व हैं या कह सकते हैं जो, अब इनके महत्वपूर्ण आगे चलते हैं, इसमें जो भी होगा उसको देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है, क्या जो हमने पढ़ा है त्वचा, उसमें हमने कहा था कि जो त्वचा से पसीना वगैरह का जो कह सकते हैं सेक्रेशन होता है, सेक्रेशन होता है, जो त्वचा के माध्यम से क्या होता है, सेक्रेशन होता है, वह किसके माध्यम से होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा श्वेत जो ग्लैंड होती है उसके माध्यम से होता है। क्या, श्वेत ग्लैंड के माध्यम से किसका, पसीने का क्या होता है, स्राव होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर श्वेत ग्लैंड क्या है, नोटेड किया गया है। श्वेत ग्लैंड के माध्यम से क्या निकलता था, पसीना, 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 और क्या निकलता है, सीबम। सीबम क्या है, सीबम भी ये एक नाक पर जो आपने देखा होगा तैलीय पदार्थ, जब सोकर आप उठेंगे तो क्या रहेगा, चिपचिपा नुमा जो पदार्थ रहेगा वो क्या कहलाएगा, सीबम या तैलीय पदार्थ है। यह सेबेकस ग्लैंड से निकलता है। ठीक, यहाँ पर होती है क्या, सेबेकस ग्लैंड, यहाँ पर क्या होती है, सेबेकस ग्लैंड, यहाँ पर क्या होती है, सेबेकस ग्लैंड यहाँ पर। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब आगे हमने देखा क्या, सेबेकस ग्लैंड ये क्या करती थी, सीबम को ही क्या करती थी, सिक्रेशन करती थी यानी निकालती थी, किसको, सीबम ग्लैंड से ही क्या निकलता था, सेबेकस ग्लैंड से ही सीबम निकलता था। अब आइए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कौन सी और जो है हमारा महत्वपूर्ण अंग है। तो अगला हमारा क्या है, लंग्स। लंग्स से क्या निकलता है, जो उत्सर्जन करता है, तो लंग्स करता है क्या, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प, वाष्प, और क्या करता है, बलगम को, और क्या करता है, बलगम को, बलगम को, बलगम को, यानी ये तीन चीज़ का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। कौन, हमारा फेफड़ा। तो हमने फेफड़े के बारे में तो पढ़ लिया था। अब फेफड़े क्या उत्सर्जन करता है उसके बारे में देखिए। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है। जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो किसकी, उसकी कितनी परसेंट मात्रा हो जाती है, तो 4 से कितना हो जाता है, 5%। ठीक, अब जब हम क्या करते हैं, वाष्प, वाष्प क्या है, वाष्प क्या है, एक जो है नव क्या है, पानी की मात्रा है। तो जब हम देखेंगे कि जो ठंडी का मौसम होता है उसमें जब आप मुंह से क्या देखेंगे, क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन यानी छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो आपसे देखेंगे, आप देखेंगे कि आपसे मुंह से जो है क्या निकल रहा है, भाप वगैरह निकल रहा है। तो यह ठंडे में प्रतीत होता है जब क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर आपके शरीर के टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। यानी आपके शरीर के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो बाहर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तभी यह क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। ठीक, और आगे आते हैं, जैसे बलगम है। बलगम क्या करता है, जो खिखार होता है यह क्या करता है, फेफड़े को मतलब प्रभावित करता है, इसलिए क्या निकालता है, यह कचड़ा वगैरह होता है इसलिए इसको निकालना जरूरी रहता है। तो जब भी ये बनता है ये क्या होता है, निकल जाता है बलगम ऑटोमेटिक। ठीक, तो देखा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स करता है, और दूसरा जो वाष्प है उसको करेगा उत्सर्जन, और जो तीसरा है क्या, बलगम, इसका भी क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं तो पहले कुछ पॉइंट है उनको देख लेते हैं, या तो कहें आगे भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं तो कौन सा है, अब आगे हमारा क्या है, ये है हमारा लीवर। लीवर, लीवर से क्या होगा सर, लीवर से क्या होगा, लीवर से क्या होता है, बाइल का क्या होता है यानी पित्त का क्या होता है, निर्माण यहीं पर क्या होता है। ये आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर किया है ये है पित्ताशय, इसी में क्या होता है, बाइल स्टोर रहती है। ये क्या है जो येलो कलर की है, ये क्या है, अमाशय यानी अग्नाशय, यानी क्या बोलते हैं, स्टमक, नहीं ये स्टमक नहीं कहलाएगी, स्टमक तो हमारा अमाशय कहलाएगा ना। ये पैनक्रियाज है, ये क्या है, पैनक्रियाज है। तो इसका सर काम क्या है, उत्सर्जन अंग में क्या उत्सर्जित करता है, तो इसको एक लाइन में समझ लीजिए। जो हमारा अमोनिया, अमोनिया बनता था किसके फलस्वरूप में, प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप में, उसको क्या कर देता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यूरिया में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। कौन करता है, तो लीवर करता है। अमोनिया बहुत खतरनाक पदार्थ है, इसको शरीर के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता, इसलिए ये क्या करती है, यह अमोनिया क्या करती थी, तुरंत जो है ये यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक,
अब हमने समझ लिया है लीवर। अब आगे समझते हैं कि इसका और एक काम क्या है। जब हम आगे आते हैं तो हमारा क्या है, ये किडनी। बेसिक हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन अंग में जो महत्वपूर्ण अंग निभाएगा वो क्या है, किडनी। किडनी को ही हम इस टॉपिक में बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसी की महत्वपूर्ण जानकारी इस स्केलेटल सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र में मिलने वाला है। आइए देखते हैं, इसके पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये क्या है, आपकी किडनी है। तो इस किडनी का जो इस किडनी में क्या होता है कि कभी आपने सुना होगा कि पथरी वगैरह बन जाती है, पथरी वगैरह बन जाती है। तो पथरी किससे बनती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनती है। किससे, कैल्शियम ऑक्जिलेट से, कैल्शियम ऑक्जिलेट से, कैल्शियम ऑक्जिलेट से। ठीक, कैल्शियम ऑक्जिलेट से क्या बन जाता है, पथरी बन जाती है। कभी पथरी आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, किडनी में ही बन जाएगी, तो कभी आपकी जो है ये पेशाब के मार्ग में बन जाएगी, या तो कभी जो क्या बोल सकते हैं, मूत्राशय का है जो ब्लैडर है, यूरेटरी या ब्लैडर जो होगा उसमें भी क्या हो सकता है, पथरी बन सकती है। अब आइए समझते हैं इसमें आगे इसका पीएच मान कितना होता है। तो जो मूत्र का पीएच मान होता है वो कितना होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। इसमें होता क्या है मूत्र में, और जो होता है क्या, 95% क्या होता है, जल होता है। 95% मूत्र में क्या होता है, जल होता है, जल होता है। और क्या होता है, 2.6% क्या होता है, यूरिया होता है। 2.6% क्या होता है, यूरिया होता है। और क्या होता है, और अगर जानकारी ले तो 2% क्या होता है, लवण होता है, लवण होता है। 2% क्या होता है, लवण होता है। तो 2% लवण होगा, 95% क्या होता है, इसमें जल होता है, और 2.6% के आसपास इसमें यूरिया होती है। और क्या होता है वो हम आगे बात कर लेंगे। अभी हम फिलहाल समझते हैं क्या, कि ये किडनी में कौन कौन से अंग होते हैं जो जिनका क्या काम होता है। अभी ये आप देख रहे हैं क्या, राइट वाले में, जिसमें पहले आप बाएं तरफ देख लीजिए, बाएं तरफ वाले में क्या है, सिंपल है। अभी इस बाएं वाले किडनी में आप देखेंगे इसमें सिंपल है, इसमें कुछ दिखाई नहीं या दिखाया नहीं जा रहा है। तो पहले आप किसको पढ़िए, आप पहले बाएं वाले को पढ़िए। बाएं वाले में अगर आप पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ दिया गया है, इसमें दिया गया है रेनल सिरा या रेनल धमनी। 2 प्रकार की होती हैं, जो क्या होती हैं, एक में ब्लड आता है, एक में एक मानी ब्लड तो दोनों में आता है, एक में शुद्ध और एक में अशुद्ध। तो धमनी में जो आएगा ब्लड क्या होगा, वह शुद्ध होगा, और रेनल सिरा में जो आएगा वो क्या होगा, अशुद्ध होगा। अब आइए समझते हैं, अब आइए समझते हैं क्या है। अब आइए समझते हैं, तो जो किडनी के ऊपर होगा, ये क्या जो ब्लू कलर से हम पेंट कर रहे हैं इससे ऊपर, जो ऊपर से लगा रहता है किडनी के ऊपर, ये क्या कहलाएगी, अधवृक्क कहलाएगी। अधवृक्क क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये क्या करती है, ये क्या करती है, बीपी को क्या करती है, बीपी को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। कौन करती है बीपी को इंक्रीज, तो आपका उत्तर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, बीपी को इंक्रीज कर देती है। और हमने बताया था बीपी को कंट्रोल कौन करेगा, तो आपका हो जाएगा थायराइड। थायराइड क्या करता था, कंट्रोल करता था, जो गले के पास था। अभी हम यहाँ वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे, अभी हम समझेंगे इसके आगे। तो आपने देखा ऊपर क्या है, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड ही जो क्या करती है, क्या करती है, ब्लड का क्या करती है, यानी ब्लड को नहीं कैसे, बीपी क्या करती है, कंट्रोल यानी स्राव करती है। उसके आगे आएंगे तो क्या है, उसके आगे आएंगे तो ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है आपका जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, तो ये आपकी किडनी है बाएं सिरे वाली। अब जो बाएं सिरे वाली किडनी है इसके देखते हैं पार्ट कौन कौन से हैं। इसके सिरे जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, रेनल हाइलम। ये क्या है, रेनल हाइलम, रेनल हाइलम, जहाँ पे हमने अभी पेन से मार्क किया, ये क्या है, रेनल हाइलम, रेनल हाइलम। ठीक, ये रेनल हाइलम है। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पेशाब या कह सकते हैं पेशाब मार्ग है। ठीक, और पेशाब कहाँ आके जमा रहता है, तो आपको हो जाएगा मूत्राशय, मूत्राशय। मूत्राशय की कैपेसिटी क्या होती है, 250 ml। 250 ml तक क्या कर सकते हैं आप, मूत्र को कंट्रोल करके रख सकते हैं। 250 ml से अगर ऊपर होगा तो आपको दिक्कत होना चालू हो जाएगा। और ये किसके माध्यम से, यूरेथ्रा के माध्यम से जो है त्याग दिया जाता है, यानी पेनिस या कह सकते हैं वेजाइना के माध्यम से क्या किया जाता है, त्याग दिया जाता है। अब आइए समझते हैं इसके अंदर की बातें। अंदर जब हमने देखा तो किस प्रकार से क्या होती है, एक किडनी को हमने उठाया, जो आपकी ये बाईं साइड की किडनी है। तो जो बाएं साइड की किडनी है, दाएं साइड की किडनी उतना ही मतलब सेम रहता है। अभी हम समझने वाले हैं इसका वेट कितना होता है। एक किडनी का वेट जो होगा 140 ग्राम होता है। एक किडनी का वेट कितना होता है, 140 ग्राम होता है। अब किडनी के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी होती है वो किसकी होती है, ये ये किडनी के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी हो किसकी होगी, तो आपका उत्तर हो जाएगा पेरिटोनियम का। पेरी किसका, पेरिटोनियम का। पेरिटोनियम में क्या होगी, इसकी झिल्ली चढ़ी होगी।
पेरिटोनियम नामक किस पर क्या होगी, झिल्ली चढ़ी होगी। अब आइए समझते हैं आगे इसमें। अब आगे हमने देखा कि जो इसमें ऊपर से क्या है या साइड साइड, ये क्या है, ये सर क्या है जो बाहर से एक छोटी सी परत चढ़ी है, तो ये क्या है, ये आपके कहलाएंगे क्या, कॉर्टेक्स। क्या कहलाएंगे, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कहलाएंगे। बाहरी भाग, किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स। और किडनी का आंतरिक भाग क्या कहलाएगा, जो ये वाला है आंतरिक पार्ट, ये वाला भाग क्या कहलाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा मेडुला। ये वाला क्या कहलाएगा, तो मेडुला। और बाहर वाला क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कॉर्टेक्स। ठीक, कॉर्टेक्स कहलाएगा। यहाँ पर वाला क्या कहलाता था, हाइलम। ये जहाँ पर रेनल धमनी और रेनल सिरा कनेक्ट था, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेनल हाइलम। हमने देख लिया किस प्रकार से इसमें क्या होता है। अब आइए समझते हैं जो किडनी होती है उसमें किस प्रकार से बीमारी वगैरह होती हैं। तो हमने देख लिया था कि इसमें कहीं कहीं क्या होते हैं, हो जाते हैं कभी कभी स्टोन यहाँ भी हो जाते हैं, इनके अंदर भी हो जाते हैं। ठीक, किसी भी अंग में यहाँ भी हो सकता है कि मतलब किडनी के किसी भी अंग में अंदर भी हो सकता है क्या, स्टोन वगैरह। अब आइए समझते हैं क्या होता है। और एक बीमारी जो क्या कहलाता है, यूरानिया। यूरानिया 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 में क्या होता है, यूरानिया में क्या होता है, यूरानिया में क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अमोनिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी अमोनिया की मात्रा क्या होती है, यूरानिया में बढ़ जाती है। और इसमें क्या होती है, और इसमें एक बीमारी होती है क्या, गठिया। गठिया जिसे हम गॉइट बोलते हैं, गठिया। गठिया रोग होता है। गठिया रोग में क्या होता है, यूरिक एसिड क्या होता है, बढ़ जाता है। यूरिक अम्ल क्या होता है, बढ़ जाता है। यूरिक अम्ल के बढ़ने से क्या होता है, हड्डी क्या होता है, चौं चौं, यानी हड्डी बोलने लगती है। जब देखेंगे आपके बूढ़े बूढ़े को ज़रूरत पड़ती है लाठी वगैरह की, तो उनकी हड्डी क्या होती है, बोलने लगती है बैठने पर। तो वो क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है। अब उसमें क्या हो जाता है, यूरिक अम्ल की मात्रा इंक्रीज यानी बढ़ जाती है। अब आइए समझते हैं कि जैसे किडनी आपका क्या होगा, खराब हो गया। किडनी जैसे आपका क्या हुआ, खराब हो गया। खराब होने पर जो है इसको क्या होना चाहिए, 48 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए, इसका ट्रांसप्लांट करना चाहिए। 48 घंटे के अंदर इसका क्या होना चाहिए, ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ठीक, अब आइए समझते हैं आगे इसमें। आगे समझते हैं ये क्या है, किडनी का एक ये क्या दिखाया जा रहा है, किडनी के अंदर का भाग जो ये क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। क्या कहलाएगा, नेफ्रॉन कहलाएगा। सर नेफ्रॉन क्या है, सर नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन क्या है, ये समझ लीजिए कि ये क्या है, इसकी इकाई है। जैसे हमारा क्या होता है, घर। घर होता है। घर किससे बने होते हैं, हमारे ईंट से बने होते हैं। ईंट से बने होते हैं क्या, घर। तो घर की इकाई क्या कहलाएगी, ईंट कहलाएगी, क्योंकि ईंटों से ही क्या बना है, हमारा घर। उसी प्रकार जो किडनी का निर्माण होता है वो किससे होता है, तो नेफ्रॉन से होता है। सर नेफ्रॉन से होता है तो नेफ्रॉनों की संख्या कुछ होती होगी, जी बिल्कुल। नेफ्रॉन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 10 से 15 लाख के आसपास। 10 से 15 लाख के आसपास कितना होते हैं, नेफ्रॉन। सर नेफ्रॉन का काम क्या होता है, नेफ्रॉन का काम होता है कि ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना। ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना। प्रत्येक नेफ्रॉन क्या करते हैं, ब्लड को जो भी अशुद्ध ब्लड होता है उनका क्या करता है, फिल्टर करके उनका पुनः क्या करता है, शोषण करके शुद्ध ब्लड में भेजता है, यानी फिर से क्या करता है, उसको भेजता है। अब आइए समझते हैं इसमें क्या क्या होता है नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन के अंदर होता है आपका एक क्या, ग्लोमेरुलस, और एक क्या होता है, बोमेन सैम्पुट। बोमेन सैम्पुट और ग्लोमेरुलस दो चीज़ होते हैं। तो जो ऊपर का भाग होगा तो वो मेन सैम्पुट कहलाएगा, जिसके अंदर होगा क्या, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होगा, जो गोल वाला भाग होगा, जो कटोरे के अंदर होगा, बैठा होगा, वो क्या कहलाएगा, ग्लोमेरुलस कहलाएगा। सर ग्लोमेरुलस और वोमेन का काम क्या होता है, सर ग्लोमेरुलस और वोमेन सैम्पुट का काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, चाहे पहले हम समझते हैं किसका, ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा क्या होता है, फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है ग्लोमेरुलस, यानी निस्पंदन का कार्य कौन करेगा, ग्लोमेरुलस करेगा। और क्या काम है इसका सर, तो अगला काम हो जाएगा क्या, कण को ये क्या करता है, छानता है। कण को क्या करता है, कण को क्या करता है, छानता है, यानी जो उसमें पार्टिकल्स होंगे क्या करेगा, उसको छानेगा। कौन छानेगा, तो नेफ्रॉन छानेगा। कौन छानेगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का कौन हिस्सा, तो ग्लोमेरुलस। ठीक, और यह क्या करता है, शुद्ध रक्त को क्या करता है, वापस कर देता है। शुद्ध रक्त को क्या करता है, वापस कर देता है। कौन करता है, तो ग्लोमेरुलस। अब हमने देख लिया ग्लोमेरुलस क्या करता है। अब चलते हैं वोमेन सैम्पुट पर। वोमेन सैम्पुट क्या करता है सर, तो वोमेन सैम्पुट का कार्य करता है, जो भी हमारे क्या किए थे। अब ग्लोमेरुलस तो क्या किया दिया था कि उसमें से क्या किया था, कण वगैरह तो छान दिए थे, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं, जैसे विटामिन,
प्रोटीन, वसा और कुछ अन्य पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं वो सब फिल्टर कर देता है। अब उसके आगे जो वोमेन कैप्सूल होता है वो क्या करेगा, ये विटामिन, प्रोटीन और जो हमारा क्या वसा वगैरह होती हैं इनको दोबारा क्या करेगा, अवशोषण करके फिर से ब्लड में इंक्लूड करा देगा। कौन कराएगा दोबारा, तो वोमेन कैप्सूल या वोमेन शैम्पूल। और क्या करता है, ये यूरिया को क्या करता है, छान लेता है। यूरिया को कौन छानता है, तो सर यूरिया को छानता है वोमेन कैप्सूल। और ये क्या करते हैं, डायलिसिस। डायलिसिस सर क्या होता है, डायलिसिस एक ऐसी जो है अर्ध पारगामी झिल्ली होती है। डायलिसिस में जैसे क्या होता है कि जब आपका क्या होता है वृक्क खराब हो जाता है तो एक अर्धपारगामी झिल्ली के माध्यम से आपके रक्त क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। या शुद्ध करने की आपकी क्रिया यानी शुद्ध करने की आपके ब्लड की जो क्रिया होगी वही क्या कहलाएगी, डायलिसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डायलिसिस कहलाएगी। फिर से समझ लीजिए डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि डायलिसिस के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक इस प्रकार से यह डायलिसिस का काम क्या होता है, तो डायलिसिस का काम यही होता है कि जब डायलिसिस तभी होगा जब क्या होगा, आपका क्या हो वृक्क या किडनी आपका खराब हो गया हो। क्या हो, खराब हो गया हो, खराब हो गया हो। खराब हो जाएगा आपका वृक्क या किडनी तो क्या होगा, ब्लड का फिल्टर नहीं कर पाएगा। ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर नहीं कर पाएगा। ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगा। जब ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगा तो एक अर्धपारगामी झिल्ली के माध्यम से क्या किया जाता है, ब्लड को फिल्टर करा के फिर से क्या किया जाता है, आपके शरीर के अंदर क्या किया जाए, ब्लड को एंटर कराया जाता है। तो यह क्रिया जो होगी एक कृत्रिम रूप से होती है, इसलिए इसे कृत्रिम डायलिसिस या कृत्रिम डायलिसिस या कह सकते हैं, इसको डायलिसिस कहते हैं। ठीक, अब आइए समझते हैं आगे। इसमें जो हमने समझ लिया था क्या, ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल। अब हम समझते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का काम क्या होता था, नेफ्रॉन का सर काम क्या होता था, तो नेफ्रॉन का काम ये होता था, नेफ्रॉन का काम ये होता है कि जो यूरिया क्या किया था वोमेन कैप्सूल ने बना दिया था उसको क्या करेगा, नेफ्रॉन पेशाब के माध्यम से क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। कौन निकालेगा बाहर, नेफ्रॉन निकालेगा। तो आप समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।